जय भीम दोस्तों। भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। यह वह समय है जब देश के सामने न केवल राजनीतिक चुनौतियां हैं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी उभर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने देश के संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के समता, समानता और बंधुत्व के सपनों को चुनौती दी है। इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक ऐसे महागठबंधन की आवश्यकता है जो समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करे। यह गठबंधन केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन का प्रतीक बन सकता है जो भारत को एक नई दिशा दे, एक ऐसी दिशा जहां हर नागरिक को सम्मान, अवसर और न्याय मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल शामिल थे, इन्हें भाजपा की ताकत को न केवल चुनौती दी बल्कि उसे काफी हद तक कमजोर भी किया। भाजपा का आत्मविश्वास भरा नारा अब की बार 400 पार धराशायी हो गया। इस गठबंधन ने न केवल सीटों के मामले में भाजपा को झटका दिया बल्कि उसके वैचारिक प्रभुत्व को भी कमजोर किया। यह एक ऐसी जीत थी जिसने देश के सामने एकजुटता की ताकत को उजागर किया। हालांकि यह जीत अधूरी थी। अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसे दल इस गठबंधन का हिस्सा होते तो नतीजे और भी निर्णायक हो सकते थे। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, जहां बसपा का एक मजबूत दलित वोट बैंक है और आसपा युवा और प्रगतिशील मतदाताओं को आकर्षित कर रही है, इन दलों की अनुपस्थिति ने गठबंधन की ताकत को सीमित कर दिया। यह एक ऐसा सबक है जो विपक्षी दलों को भविष्य के लिए तैयार करता है। अगर वे अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा मंच पर आते हैं तो वे न केवल भाजपा को हराने में सक्षम होंगे बल्कि देश के सामने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर सकेंगे। भारत का लोकतंत्र आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव, सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। भाजपा की नीतियां जैसे कि कॉरपोरेट समर्थक, आर्थिक सुधार, धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मीडिया पर नियंत्रण ने समाज के बड़े वर्ग को हाशिए पर धकेल दिया है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन समुदायों के लिए बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि उनकी गरिमा और अधिकारों का रक्षक है। इस संदर्भ में एक महागठबंधन की आवश्यकता केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। यह गठबंधन अनेक कारणों से जरूरी है। संविधान भारत की आत्मा है। यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। हाल के वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। एक महागठबंधन इन संस्थाओं की स्वायत्तता को बहाल करने और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकता है। बाबा साहेब आंबेडकर ने सामाजिक न्याय को भारत के विकास का आधार बनाया था, लेकिन आज भी दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए पर मौजूद समुदायों को समान अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। बसपा और आसपा जैसे दल जो सामाजिक न्याय के लिए समर्पित हैं, इस गठबंधन का हिस्सा बनकर इन समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत कर सकते हैं। भारत में आर्थिक असमानता चरम पर है। एक छोटा सा वर्ग देश की संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए है, जबकि करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल जो सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास की बात करते हैं, इस गठबंधन के जरिए एक ऐसी आर्थिक नीति प्रस्तुत कर सकते हैं जो गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दे। भारत की जनसंख्या में युवा और महिलाएं एक बड़ा हिस्सा हैं। इन वर्गों की आकांक्षाओं को समझना और उन्हें पूरा करने का वादा करना इस गठबंधन की रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देकर युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित किया है। इस अनुभव को गठबंधन में शामिल कर एक व्यापक जनाधार बनाया जा सकता है।
हालांकि इस महागठबंधन की संभावना प्रबल है, लेकिन इसे साकार करने में कई चुनौतियां हैं। विभिन्न दलों की विचारधाराएं और नेतृत्व के बीच मतभेद गठबंधन की राह में सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में लंबा प्रतिद्वंद्विता का इतिहास रहा है। 2019 में उनका गठबंधन सफल नहीं हो सका क्योंकि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी थी। इसी तरह कांग्रेस के कुछ क्षेत्रीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी गठबंधन की एकता को प्रभावित कर सकती हैं। किसी भी गठबंधन की सफलता के लिए एक मजबूत और स्वीकार्य नेतृत्व जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को गठबंधन का चेहरा बनाना चाहते हैं। इस सवाल को सुलझाने के लिए सभी दलों को अपने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करना होगा और एक ऐसे नेता को सामने लाना होगा जो जनता में विश्वास पैदा कर सके। भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में राजद जैसे दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। इन दलों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाना और उनके हितों को संतुलित करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। 2024 के चुनावों ने दिखाया कि जनता विपक्षी गठबंधन को एक विकल्प के रूप में देख रही है, लेकिन अगर यह गठबंधन बार बार टूटता है या अपने वादों को पूरा करने में असफल रहता है तो जनता का विश्वास खो सकता है। इसलिए गठबंधन को एक ठोस और विश्वसनीय एजेंडा प्रस्तुत करना होगा। इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए एक सुविचारित रणनीति की आवश्यकता होगी। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। गठबंधन को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करना होगा जो सभी दलों के लिए स्वीकार्य हो। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कार्यक्रम जनता को यह विश्वास दिलाएगा कि गठबंधन केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करेगा। गठबंधन को केवल शीर्ष स्तर पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, संयुक्त रैलियां और सामूहिक प्रचार अभियान जरूरी होंगे। उदाहरण के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर संयुक्त रैलियां की थीं, जिनका प्रभाव सकारात्मक रहा। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाना होगा। गठबंधन को युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा में सुधार और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को गठबंधन का हिस्सा बनाना होगा। बसपा और आसपा जैसे दल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन समुदायों के नेताओं को गठबंधन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर उठा सकें। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार की भूमिका अहम है। गठबंधन को एक मजबूत डिजिटल रणनीति बनानी होगी जो युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक प्रचार के तरीकों जैसे रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों को भी मजबूत करना होगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में 1977 में जनता पार्टी का गठन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उस समय आपातकाल के बाद जनता ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराकर एक नया इतिहास रचा था। 1979 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा ने भी एकजुटता की ताकत दिखाई। 2004 में यूपीए गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए को अप्रत्याशित रूप से हराया था। ये उदाहरण बताते हैं कि जब विपक्षी दल अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होते हैं तो वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हालांकि इन गठबंधनों की असफलताओं से भी सबक लेना जरूरी है। जनता पार्टी की सरकार आंतरिक मतभेदों के कारण जल्दी ही बिखर गई थी। 1989 का राष्ट्रीय मोर्चा भी स्थायी नहीं रहा। इन अनुभवों से यह स्पष्ट है कि गठबंधन को केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बनाना होगा जो जनता के विश्वास को बनाए रखे।
भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और बिहार में राजद जैसे दलों ने अपने अपने राज्यों में मजबूत जनाधार बनाया है। इन दलों की ताकत को महागठबंधन में शामिल करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए इन दलों के हितों को संतुलित करना होगा। उदाहरण के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में तनाव रहा है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों दलों को एक साझा रणनीति बनानी होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच समन्वय बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र है और यहाँ की 80 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय नतीजों को तय करती हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने कुछ हद तक सफलता हासिल की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी और रणनीति में खामियों के कारण यह गठबंधन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। अगर ये दोनों दल 2029 के चुनावों में एकजुट होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना संभव हो सकता है। यह महागठबंधन केवल एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं होना चाहिए, इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा था जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। इस सपने को साकार करने के लिए गठबंधन को सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखना होगा। बसपा और आसपा जैसे दल दलित और आदिवासी समुदायों की आवाज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाएं भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी अभी भी सीमित है। गठबंधन को महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में लाना होगा और उनके लिए विशेष नीतियां बनानी होंगी। भारत की युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है। गठबंधन को युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए स्टार्टअप्स, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश करना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है। गठबंधन को किसानों और मजदूरों के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। इस महागठबंधन की संभावना कितनी है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहता है। मेरे विचार से इस गठबंधन की संभावना 70% से अधिक है। 2024 के चुनावों ने विपक्षी दलों को यह सिखाया है कि एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे इस सबक को समझते हैं और अपने मतभेदों को दरकिनार करते हैं तो यह गठबंधन निश्चित रूप से बनेगा। इस गठबंधन का समय कब आएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव इसके लिए एक उपयुक्त अवसर हो सकते हैं। अगर विपक्षी दल अभी से तैयारी शुरू करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं, जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं और एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, तो यह गठबंधन अगले कुछ वर्षों में आकार ले सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दल अपने व्यक्तिगत हितों को देश हित के ऊपर न रखें। यह महागठबंधन केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने का एक मिशन है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर भारतीय की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और आसपा जैसे दल एकजुट होते हैं तो वे न केवल भाजपा को हराने में सक्षम होंगे, बल्कि भारत को एक नई दिशा भी दे सकेंगे। यह दिशा बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों की दिशा होगी। एक ऐसा भारत जहां समता, समानता और बंधुत्व सर्वोपरि हो। इस गठबंधन को साकार करने के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। अपनी आवाज बुलंद करें, अपने विचार साझा करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। यह केवल दलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर भविष्य में यह गठजोड़ होता है तो इस गठबंधन की अनेक जिम्मेदारियां होगी। बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो केवल कानूनी ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक उपकरण है।
उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी मानवीय गरिमा के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। आज जब सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है, हमें उनके मिशन को न केवल सुरक्षित रखना है, बल्कि इसे एक जन आंदोलन में बदलना है। यह मिशन केवल राजनेताओं या दलों तक सीमित नहीं है, यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है, चाहे वह शहर में रहने वाला युवा हो, गांव में खेती करने वाला किसान हो या समाज के हाशिए पर जी रहा कोई व्यक्ति। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहेब का संविधान न केवल कागज पर, बल्कि हमारे जीवन, नीतियों और समाज में जीवित रहे। महागठबंधन का विचार केवल एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। यह गठबंधन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर ला सकता है। लेकिन इसकी सफलता तभी संभव है जब यह गठबंधन जनता के बीच एक विश्वास पैदा करे और एक ठोस समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करे। संविधान भारत की आत्मा है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। लेकिन आज न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन को इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बाबा साहेब का सामाजिक न्याय का दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य हाशिए पर मौजूद समुदायों को मुख्यधारा में लाना इस गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। गठबंधन को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करना होगा। उदाहरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। गठबंधन को छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए आसान आरण और कर छूट जैसी नीतियां बनानी होंगी, ताकि आर्थिक विकास में अधिक लोग हिस्सा ले सकें। गठबंधन को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना होगा। युवा और महिलाएं भारत का भविष्य हैं। गठबंधन को इन वर्गों की आकांक्षाओं को समझना होगा और उन्हें सशक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गठबंधन को युवाओं के लिए रोजगार सृजन और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। डिजिटल शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और संसाधनों का विस्तार करना होगा। गठबंधन को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू करने होंगे और उनके लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने होंगे। उदाहरण के लिए महिला उद्यमियों के लिए विशेष फंड और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। गठबंधन को यह साबित करना होगा कि यह केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम करेगा। इसके लिए पारदर्शी और जवाबदेह नीतियां बनानी होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय भीम, जय संविधान।